छात्रों, कल हमारी आपकी चर्चा ध्यान के प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों की हुई थी। आइए आज हम आपसे चर्चा ध्यान के प्रभावित करने वाले बाह्य कारक पर करते हैं। जैसे हमारा आपका जो वातावरण है उसमें उत्पन्न होने वाले जैसे आकर्षक व्यक्ति के ध्यान को खींचते हैं, और ध्यान को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नवत कारक हैं जिनकी हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं उद्दीपक की प्रकृति। उद्दीपक की प्रकृति का मतलब समझिए आप, ध्यान का केंद्रीकरण उद्दीपक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि इसमें हम आपको उदाहरण इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं ताकि आसानी से बातों को आप समझने की कोशिश करें। जैसे कभी आप छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकों को देखें तो वहाँ आप देखेंगे शब्दों की अपेक्षा चित्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चित्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसीलिए रंगीन एवं जो हम आप कभी ड्रेसेस पहनते हैं, देखें बहुत कलर्ड हो, ऐसे पोशाक पहने तो लोगों के बीच में हम ध्यान आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं। दूसरा आता है उद्दीपक के उद्देश्य। स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिशील वस्तु हमारे ध्यान को अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे कोई टेबल हो, उस पर रखा हुआ खिलौना उतना आकर्षित नहीं करता जितना कि ये कोई एक खिलौना हो जो फर्श पर चल रहा हो। एकाएक जब आप देखते हैं तो मेज पर रखे हुए खिलौने पर कम, लेकिन जो गतिमान यानी खिलौना है उस पर हमारा ध्यान अधिक जाता है। तीसरा आती है अवधि। जो वस्तु हमारे जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने अधिक समय तक रहती हैं या बार बार आती हैं, यानी सर्कुलेट होती रहती हैं, तो हमारा ध्यान उस पर अधिक केंद्रित होता है। जैसे कभी आप ध्यान दें, टीवी में आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, देखिए प्रचार वो बार बार रिपीट होता है, और जब बार बार रिपीट होता है तो वह उस पर हमारी ध्यान जाता है। जैसे कम अवधि वाली वस्तुओं को हम, जैसे एक बार आपने देख लिया फिर वो नहीं आ रहा है, तो उसको हम आप क्या करते हैं, वो हमारी आपकी विस्मृत हो जाती है, यानी उस पर हमारा ध्यान शीघ्रता से ये नहीं जाता है, किंतु उसको हम उतनी ही शीघ्रता से भूल जाते हैं। यही कारण है बच्चों के सामने पाठ के मुख्य अंशों को बार बार प्रस्तुत किया जाता है, कई बार उसको समझाया जाता है। अगला आता है स्टेप इसमें उद्दीपक की स्थिति। उद्दीपक की स्थिति में समानता रहने पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, लेकिन जब स्थिति में असमानता हो जाती है तो हमारा ध्यान अचानक चला जाता है और हम स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा इसमें भी आपको उदाहरण हम बताते हैं। जैसे हम प्रतिदिन कोई मकान है, वो खड़ा, मतलब अपने हूबहू स्ट्रक्चर में खड़ा है, लेकिन किसी दिन देखा कि उस मकान की कोई कोना या कोई बाउंड्री वाल उसकी गिर गई है, तो जैसे आप वहाँ सामने देखेंगे तो किस पर नज़र जाएगी आपकी? जहाँ वो गिरा होगा, यानी उसकी स्थिति पर आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा। उद्दीपक की तीव्रता नेक्स्ट है, इसमें बिंदु है। उद्दीपक की तीव्रता हमारे ध्यान को आकर्षित करने में सफल होती है। जैसे उद्दीपक की तीव्रता का आशय का मतलब समझते हैं, जैसे बहुत तेज अभी आवाज़ हो जाए तो चाहे जो काम करते रहेंगे आप ध्यान वहाँ चला जाएगा कि आखिर ये आवाज़ क्यों हो गई, या कोई बहुत तेज सुगंध आ जाए
या तीव्र गंध आ जाए तो हमारे ध्यान को एकाएक क्या करेगी, आकर्षित करेगी, यानी तीव्रता के साथ, जिसको हम जानकारी प्राप्त करने के लिए मन मस्तिष्क में विचार आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें विषमता। जब समता में अचानक विषमता के दर्शन होने लगे तो हमारा ध्यान स्वतः इस ओर चला जाता है। जैसे इसमें भी एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताएंगे। जैसे भी अच्छे व्यक्ति हों, यानी भले व्यक्ति हों, शिष्टाचरण वाले व्यक्ति हों, उसमें एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति आके बैठ जाए तो जितने लोग हैं वहाँ सबका ध्यान किस पर चला जाएगा, दुष्ट व्यक्ति के पास चला जाएगा, क्योंकि वो विषमता है, यानी उस अच्छे लोगों में एक दुष्ट व्यक्ति आ गया। नेक्स्ट इसमें आती है नवीनता। साहचर्य का नियम है, नवीन वस्तु या अनुभव हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। कक्षा 1 का छात्र सदैव निम्न स्तर के कपड़े पहनकर आता है, यानी एक दिन वो अच्छा सूट पहन करके आ जाए, मतलब रोज उस तरह से कपड़े नहीं पहनता। जैसे भी हम आप कहीं पार्टी में जाते हैं या कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ देखिए आप अपने को बहुत मेंटेन करके जाते हैं, तो जो आपको रोज़ देखते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन आप बहुत वेल अप टू डेट होकर जाते हैं तो देखिए, क्योंकि उसमें क्या आया, नवीनता आई, तो सारे लोगों का ध्यान आपके ऊपर चला जाता है। अगला आता है उद्दीपक का आकार। उद्दीपक का आकार हमारे ध्यान को खींचता है। आकार के, जैसे कभी आप पेपर को पढ़ते होंगे तो पेपर में देखें कुछ शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रहते हैं, कुछ जैसे विज्ञापन है या कोई खबरें हैं उनको हम इससे कॉलम वाइज बना देते हैं, या बड़े बड़े मकान, जैसे मकान तो सब होते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा मकान बन गया तो क्या है, यानी उसका आकार बढ़ गया तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये मकान कैसा है। नेक्स्ट इसमें अगला आता है पुनरावृत्ति। जो वस्तुएं हमारे समक्ष बार बार आती हैं उन पर हमारा ध्यान स्वतः चला जाता है। रेडियो और टेलीविज़न में अभी भी मैंने चर्चा आपसे की थी, विज्ञापन जब बार बार प्रस्तुत इसीलिए कराए जाते हैं कि श्रोताओं एवं दर्शकों के ध्यान को स्वतः खींचें, यानी हम सोचने पर मजबूर हों, यानी हमारा ध्यान उस बात पर बार बार कंसंट्रेट हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए टीचिंग स्किल में पढ़ाई जाती है कि कक्षा की पाठ्य योजना में पुनरावृत्ति के प्रश्नों को रखा जाता है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसका बोध हुआ या नहीं हुआ। जब हम पुनरावृत्ति के प्रश्न को पूछते हैं तो छात्र भी ध्यान दिए रहता है कि अभी गुरुजी थोड़ी देर में प्रश्न पूछेंगे, तो यदि हम प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो डांट पड़ेगी। तो इसलिए वह आपके पूरे व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुनने की वो कोशिश करता है। इसमें लास्ट टॉपिक है रहस्यात्मक। रहस्य एवं रोमांच से भरे हुए पर्यावरण में स्थित वस्तु हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। इसमें भी एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे। दो महिलाएं किसी को देखकर धीरे धीरे वार्तालाप करने लगे तो उस व्यक्ति का ध्यान स्वतः उस ओर चला जाता है। क्यों? कि लगता है मेरे बारे में कोई ना कोई ये दोनों महिलाएं चर्चा अवश्य कर रही हैं। तो वहाँ क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि मेरे बारे में चर्चा हो रही है या आपस में ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए क्या हुआ, सस्पेंस हो गया, यानी रहस्य हो गया। ये हमारे आप ध्यान को प्रभावित करने वाले वाह्य कारक हैं। आइए इसमें कुछ चर्चाएं हम आप करते हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के कुछ उपाय हैं, यानी आज शिक्षा के क्षेत्र में हम आप देखें बालक अपना ध्यान पाठ की ओर नहीं लगाते और जब वो परीक्षा में फेल होते हैं या पाठ की ओर से जैसे जो शिक्षक ने पढ़ाया जब ध्यान नहीं दिए तो कहते हैं कि गुरुजी की बात समझ में नहीं आई। तो ये प्रॉब्लम है। कक्षा को ध्यान केंद्रित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करें कि जिससे बच्चों
का कंसंट्रेशन क्लास में रहे। तो पहली चीज़ हमें आपको ये देखना है, बालक को समझना है। यानी एज ए टीचर जब हम क्लास में टीचिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि बालक की जो कैसे किस लेवल के बालक हैं। अब कक्षा में बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए यानी बालकों को समझाना आवश्यक होता है। बालक विभिन्न क्षेत्रों, परिवारों, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश से विद्यालय की कक्षा में उपस्थित होते हैं। उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु अध्यापक बालकों के वंशानुक्रम एवं परिवेश का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि वह उस लेवल के अनुसार, जैसे भी आप हिंदी जानने वाले छात्र बैठे हों और आप अध्यापक के रूप में गए पढ़ाने अंग्रेजी में, तो क्या बच्चे आपकी बात को समझेंगे? नहीं समझेंगे। पहले हमें देखें कि बच्चों का लेवल क्या है, यानी किस लेवल के शब्दों को ये आसानी से पढ़ेंगे। और जब तक इनका ध्यान क्लास में नहीं लगेगा तब तक चाहे जितना अच्छा हम आप पढ़ा लें, वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे शिक्षक की तैयारी, यानी बालकों के ध्यान का केंद्र अध्यापक होता है। यदि अध्यापक उनको प्रभावित करने में समर्थ हो गया तो वह पाठ की ओर ध्यान लगाते हैं, अन्यथा आप चाहे जितना अनुशासन बना लें, कभी भी आपके ऊपर बच्चे और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आज हम आप प्रॉपर वे में देखें, बहुत ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, कहते हैं कि छात्र पढ़ते नहीं हैं। लेखक ने स्वयं देखा है, शिक्षक तैयारी के साथ जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं या कक्षा में पढ़ाते हैं तो छात्र उनकी कक्षा में पढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। और साथ ही शिक्षक भी तैयारी के साथ यदि नहीं पढ़ाते तो छात्र भी कक्षा में पढ़ने के लिए उनकी बात को तैयार नहीं होते हैं, अर्थात उनकी कक्षा से छात्र भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक की बढ़िया प्रिपरेशन होनी चाहिए। विषय को इतना सरल और सहज ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें कि उनका ध्यान वो विषय के अलावा अन्य किसी क्षेत्र पर ना जाए। इसमें एक और काम करना है, जैसे रुचि को जागृत करना। जैसे बालकों के अंदर विषयगत रुचि जागृत करना है जिससे उनका शिक्षा में मन लगे। शिक्षा को छात्र एवं अभिभावक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम विषय को उद्देश्यपूर्ण, प्रभावपूर्ण और मानवीय गुणों से जब युक्त बनाते हैं तो बालकों की योग्यता का मापन करके उसे विषय की ओर रुचि उत्पन्न करते हैं, तब वही विषय उसको बहुत अच्छा लगने लगता है और शिक्षक भी बच्चे को रुचिकर लगता है और बच्चा भी शिक्षक को भी रुचिकर लगता है और पूरा पाठ्यक्रम उसको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। जैसे इसमें यूज ऑफ मटेरियल एड्स, यानी कौन कौन सी ऐसी सहायक सामग्रियों का हम अपने पढ़ाने में प्रयोग करें जिनसे छात्रों का कक्षा में विषय में ध्यान जागृत हो, यानी ध्यान एकदम पूरी तरह से केंद्रीकरण हो। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों से कुछ चीज़ों को बड़ा अनुभव किया है कि छोटे बालकों को ध्यान पाठ में लगाने के लिए, जैसे भी मैंने आपसे चर्चा की कि उनकी पुस्तकें शब्दों की अपेक्षा चित्र ज़्यादा होते हैं। वो क्यों है? ताकि उनका ध्यान पुस्तक पर लगे। जैसे रंगीन चित्रों का प्रयोग होता है। बड़े बालकों के पाठ के अध्ययन कराने के लिए हमको क्या चाहिए? श्यामपट्ट होना चाहिए, रंगीन चित्र होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए, दिशा निर्देशक होना चाहिए, जिससे बालक अपने पाठ को शीघ्रातिशीघ्र समझने में उनके अंदर बुद्धि डेवलप हो जाए, ध्यान आ जाए। क्योंकि जहाँ ध्यान आया उनको कुछ भी समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे उपयुक्त शिक्षण विधि, शिक्षण
कि व्यवहारिकता से स्पष्ट होता है आवाज़ की सम्मोहकता, जैसे हमारी वाणी ऐसी हो जो बच्चों की बात समझ में आ जाए। अध्यापक के पढ़ाने का ढंग और विषय के प्रस्तुत करने के तरीके के आकर्षण से बालकों में पाठ में जीवंत ला देता है और वो मजबूर हो जाएंगे ध्यान लगा करके कक्षा में सुनने के लिए। जैसे इसीलिए छोटी छोटी कहानियाँ जिसको एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, और बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान है, सामान्यीकरण है, तर्क शैली का हम प्रयोग करते हैं। और शिक्षक को कक्षा एवं विषयानुसार उपयुक्त विधि का चयन करके ही शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान विषय पर लगे। रोल ऑफ द टीचर यानी शिक्षक की भूमिका क्या होनी, जैसे छात्रों के ध्यान को पाठ की ओर लगाने के लिए सबसे अहम रोल अध्यापक का होता है। अध्यापक उस छात्र का मित्र भी है, पिता भी है, भाई भी है और गुरु भी है। वह क्लास में यानी विद्यालय के परिवेश में वह अध्यापक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। उससे छात्र की आवश्यकता अनुसार अपनी भूमिका में परिवर्तन करते रहना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी शिक्षक को ना बहुत कठोर ना बहुत सरल, बल्कि समय के साथ उसमें ऐसे इमोशनल छात्र से भाव जुड़ जाने चाहिए, यानी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो छात्रों का मन मोह ले और स्वाभाविक विकास की जो विकसित होने में एक सहायक करे। यानी जैसे रो रहा है तो उसको इतना आत्मीय प्रेम दें कि उसको ये लगने लगे कि देखिए शिक्षक ने हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। इसमें एक आता है प्रेरक, मोटिव। बालक सदैव प्रेरक तत्वों को पहचान करके क्रियाशील होता है। उसको आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में हमको प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे बच्चे से आपने प्रश्न पूछा, मान लीजिए बच्चे ने प्रश्न का उत्तर कुछ दे रहा है, कुछ गलत दे रहा है, तो हमको उसकी क्या करनी चाहिए? प्रेरणा देनी। अरे वाह, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो। जैसे पुरस्कार में एक पेंसिल मिलती है तो वह अमूल्य हो जाती है, क्योंकि आपने कोई अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए आपको पुरस्कार मिला। जैसे आप बड़ों की प्रशंसा करते हैं तो खुश होता है। जैसे जब ये सब काम आप करते हैं तो बच्चों में एक मोटिवेशन हो रहा है, उनको लगता है कि हाँ हमारे कार्यों का अच्छे ढंग से इवैल्यूएशन हो रहा है। लास्ट में आता है अधिगम का स्थानांतरण। परिपक्वता के साथ साथ हमें सीखने में स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। बालकों को अपने संचित ज्ञान का दैनिक समस्या समाधान में कैसे प्रयोग करना चाहिए, शिक्षक को यह बताना चाहिए। इससे बालकों के ज्ञान में ग्रहणशीलता एवं क्षमता में वृद्धि होगी और वो ज्ञान के महत्व को जान जाएंगे और उनका नवीनता आएगी और उनका ध्यान लगेगा और आपको वो हृदय से बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ये रहा आपका ध्यान, यानी आंतरिक, बाह्य और बच्चों को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे हम अपने विषयगत सामग्री को बच्चों का ध्यान केंद्रीकरण कर सकते हैं।